अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वीडन में या यूरोप में सेटल होना मुश्किल क्यों है। उसकी एक बुनियादी वजह, सबसे बुनियादी वजह वो है ज़ुबान, कि हर यूरोप के मुल्क की अपनी एक ज़ुबान है यूके को छोड़ के। यूके भी अब यूरोप से बाहर निकल गया, मतलब टेक्निकली, लेकिन अभी भी यूरोप का एहसास में जाता है। लेकिन हर किसी मुल्क की अपनी ज़ुबान है और उस ज़ुबान में ही यहाँ चीज़ें चल रही होती हैं। इनका सिस्टम, हर चीज़ जो है वो इनकी अपनी ज़ुबान में चल रहा है। तो अगर आपने इस सिस्टम में कामयाब होना है किसी मुल्क में, तो आपको ज़ुबान की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहे स्वीडन हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, या कोई और कंट्री है, जर्मनी हो। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में ये है कि लेबर इंटेंसिव जॉब्स जो हैं वो इमिग्रेंट्स कर रहे हैं भरपूर। जैसे कि जर्मनी हो गया, तो वहाँ पे लोग इवन ज़ुबान के बगैर भी काम चला रहे हैं। लेकिन सब जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। स्वीडन इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ सालों में डिलीवरी का काम है, वरना यहाँ पे जो लेबर जॉब या स्टूडेंट जॉब जो थी, वो एक स्टूडेंट जो बेसिकली पेपर डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी कि न्यूज़पेपर जो आप डिलीवर करते हैं लोगों का, डोर टू डोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी की भी अभी ऐड हुई है, वरना इसके अलावा जो लेबर जॉब्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं लैंग्वेज के बगैर अवेलेबल नहीं है, इन दो के अलावा। तो स्वीडन में मुश्किल क्यों है बेसिकली, चलो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। स्वीडन में मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पे लेबर जो है वो एक ख़ास तरीके के तहत होती है, यानी कि आपको फुल बेसिकली पेमेंट करनी पड़ती है, इसके अलावा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो कंपटीशन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी लेबर की भी। और दूसरा जो तीसरी कसर थी, वो पिछले दिनों में, पिछले सालों में बेसिकली हमारे जो देसी भाई जो हैं, वो जो इटली, स्पेन, यूनान वगैरह गए थे, किसी भी तरीके से, मैं इस पर नहीं कहना चाहूँगा कैसे गए थे, लेकिन जैसे भी वो गए थे, अब उन्होंने 10 साल या 5-5 10 साल गुजार लिए हैं। और उनको उनको बेसिकली परमानेंट पेपर मिल गए हैं, और वो अब बेसिकली पूरे यूरोप में फैल गए हैं। और स्वीडन में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद, यानी कि हज़ारों के हिसाब से इधर बेसिकली मूव हुई है अच्छे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट स्पेन, यूनान वगैरह में जॉब्स ज़रा नहीं मिल रही, और वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं और सेटल होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन मुल्कों में शहरियत और इस तरह के प्रॉब्लम भी हैं, क्योंकि मतलब डिफरेंट किस्म की और प्रॉब्लम्स भी हैं, फैमिली वगैरह नहीं ला सकते आसानी से, इस तरह की और प्रॉब्लम है। तो अब वो जो लोग हैं, वो जो इतने हज़ारों के हिसाब से यहाँ आए हैं, वो भी आपके कंपटीशन में होंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट होंगे तो वो फुल टाइम वर्क परमिट वीज़ा लेके आया हुआ बंदा, ठीक है, उसको ना कोई स्टडी की टेंशन है, उसको सिर्फ टेंशन है कि मैंने लिविंग करनी है, खाना पीना या कमाई करनी है। तो बेसिकली वो आपको ह्यूज कंपटीशन देंगे, और बेसिकली इन अदर वर्ड्स के, अगर आए काम 10 रुपये में, 10 मतलब 100 करोड़ में हो रहा है, तो वो कहेंगे हम 80 में कर देते हैं। ऑल दो के ब्लैक मार्केट में मतलब इतना काम, मतलब ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी में भी यहाँ काम होता है, लेकिन ज़रा काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे टफ लॉज हैं और चीज़ें मुश्किल है ज़रा, ठीक है। तो ये कि कुछ बुनियादी वजह हैं जो कि यहाँ पे सेटल होना मुश्किल होगा। और वो जो आप कह रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो बताया कि यहाँ पे जो लिविंग और स्टडी वगैरह कमाना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई सिर्फ इस तरह आ रहा है कि जी मैं सिर्फ 6 महीने की वीज़ा दे के बस आ रहा हूँ, वीज़ा ले लिया, अब उसके बाद वहाँ जाके देखी जाएगी, तो यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आपकी अपनी किस्मत है, आपको हो सकता है कुछ चांस अच्छा लग जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली आपको जो ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको कोई डिसहार्ड नहीं करना चाह रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप प्लान हो के आएँ, ताकि आप बाद में मुश्किलात से बच सकें। और इसके अलावा जो एक चीज़ जो बार बार हर बंदा कह रही है, 13,000 की सिर्फ जॉब चाहिए हमें, सिर्फ 13,000 की जॉब नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको एक मिसकंसेप्शन ये भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी वर्क परमिट का रूल ये लिखा हुआ है कि आपकी 13,000 मतलब बेसिकली विद टैक्स, टोटल सैलरी आपकी 13,000 हो, तो आपको जॉब वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको कंपनी की 13,000 आपको हम सैलरी आपकी बन रही है, तो हम आपको बेसिकली मतलब आपको वर्क परमिट मिल भी जाएगा, क्योंकि जो वर्क परमिट मिलने की शर्त यह है कि कंपनी अलाउ करे कि आपको वो एम्प्लॉय कर रहे हैं और वर्क परमिट ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो एक बहुत बुनियादी वजह जो लेबर जॉब्स की है, जो डिलीवरी, इनमें सिर्फ आपको आवर्ली पे मिलती है, यानी कि रोज़ाना का 3-4 आवर का या इवन 10 घंटे का काम भी हो, तो आवर्ली काम है, जिस पे उनको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है, एम्प्लॉयर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि स्वीडन में जो लॉन्ग टर्म जॉब या परमानेंट जॉब होती है, जिससे वर्क परमिट अप्लाई हो सकता है, उसमें आपको बाकायदा एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब आपको रखा जाता है, उसमें आपकी सैलरी तय होती है। फ़र्ज़ करेंगे 13,000 सैलरी तय हो गई है। अब 13,000 जो आपने जो कंपनी है, आप उसको आप 13,000 में नहीं पढ़ रहे, आप उनको पढ़ रहे हैं कम से कम 20,000 में, क्योंकि उनको फिर आपकी हर एम्प्लॉई के ऊपर जो उन्होंने हायर किया है परमानेंट बेसिस पे, उसके ऊपर उनको एम्प्लॉयर टैक्स पे करना पड़ता है। तो 13,000 प्लस 6-7 हज़ार कह सकते हैं,
उनको एम्प्लॉयर टैक्स देना पड़ता है पर एम्प्लॉय, यानी कि आपके ऊपर फ़र्ज़ करें आप सिंगल एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर उनको 6-7 हज़ार वो पे करना पड़ेगा, और 13,000 तो आपको सैलरी मिल रही है। फिर आपकी 13,000 सैलरी में से टैक्स कटेगा, जो कि कट के 3-4 हज़ार या 5,000 कटेगा, और वो आपके हाथ में, जो उसके अलावा जो बचेंगे कटने के बाद, वो आपके हाथ में बेसिकली इन हैंड इनकम आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे जितनी भी लेबर जो लेबर जैसे जो मतलब जो नॉर्मल जॉब जो स्टूडेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादातर आवरली हैं। उन पे आपको वर्क वीज़ा कभी भी ऑफ़र नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी तो बचत ही है बेसिकली। वो आपको वर्क परमिट या लॉन्ग टर्म जॉब नहीं ऑफ़र कर सकते, इसलिए तो आपको आवरली बेस ये डिलीवरीज़ का काम या न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस निकल आती हैं, कुछ मतलब वो आपको अगर परमानेंट रखना चाहते हैं तो फिर वो आपको ऑफ़र कर देंगे। इसके अलावा ये कि 13,000 सैलरी होने से आपको परमानेंट 100% नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप इमिग्रेशन में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो ये चेक करते, वो बेसिकली यहाँ पे जो यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस, वहाँ से चेक करते हैं कि बेसिकली जो आपको सैलरी दी गई है उसके टाइटल के मुताबिक सैलरी है कि नहीं। उसकी एग्जांपल ये मैं देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको क्लीनर की जॉब मिल रही है, मतलब आप ऑफिसेज या कोई किचन क्लीनिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं इस तरह का। ठीक है, उसमें उसकी जो मिनिमम स्टॉकहोम की स्टेटस के मुताबिक फ़र्ज़ कर लें, यूनियन के रिकॉर्ड के मुताबिक कि उसकी सैलरी कम से कम 19,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई 13,000 सैलरी ऑफ़र कर रहा है और आपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये कह के कि जी आपकी सैलरी मार्केट लेबर के मुताबिक के लिहाज से कम है। और ये बेसिकली वो आपकी फ़ेवर कर रहे हैं, वो आपकी फ़ेवर इस तरह से कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप कहीं बाद में ना हैंड टू माउथ ना हो जाए और आपकी सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टॉकहोम में जो खर्चा हो रहा है, वो क्लीनर ने जो सर्वाइव करना है उसके लिए कम से कम 13,000 मतलब सॉरी 19,000 की सैलरी उनकी स्टेटस के मुताबिक चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो 13,000 आप ले रहे हैं तो वो आप फिर उसके उनके बाद उनसे बाद में बेनिफिट की बात करें, या फिर आपको प्रॉब्लम हो, या आप कोई उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, जिससे जो वो नहीं चाहते इमिग्रेशन वाले, तो वो चाहते हैं कि जब आप अपना राइट लें और अपनी सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली पूरी हों आपकी। इसके अलावा इंश्योरेंसेस और जो है जॉब को एडवर्टाइज़ करना जो है वो भी ज़रूरी है, और वर्क परमिट की शर्तों में शामिल है। तो बेसिकली कि ये टाइटल के मुताबिक होता है, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब को 13,000 में ऑफर करा तो आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। बेशक वो कह रहा है मैं वर्क परमिट दे रहा हूँ, कंपनी कह रही है मैं वर्क परमिट दे देते हैं आपको 13,000 की सैलरी के मुताबिक, लेकिन इमिग्रेशन जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। तो मतलब वो एवरेज देखेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात हो रही है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की या जूनियर प्रोग्रामर की बात हो रही है, तो वो देखेंगे कि 25,000 स्टॉकहोम की एवरेज बनती है, तो इतनी होनी चाहिए मस्ट। और इतनी अगर सैलरी ऑफर नहीं की गई आपको तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं वीज़ा रिजेक्ट होने की, और इवन बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, वो कि कंपनी ने आपको इंश्योरेंस नहीं खरीद के दी, आपको एम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली और चीज़ें जो ज़रूरी हैं मतलब वो आपको उन्होंने नहीं दिलवाई बेसिकली। तो इसके अलावा बाकायदा कंपनी जब बेसिकली वर्क परमिट ऑफ़र करती है तो उसका अपना एक प्रोसीजर होता है, फॉलो करना होता है जो कंपनी ने, अगर वो नहीं करेगी तब भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी जॉबें हैं, मसलन कंस्ट्रक्शन की या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किसी भी दूसरी फील्ड की, इन सब जो जॉबों इन सब जॉब्स के लिए आपको बेसिकली ज़बान, एक तो आपके पास ज़बान का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपको ज़बान में मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। इसके अलावा उस फील्ड का डिप्लोमा भी होना चाहिए। मसलन अगर इलेक्ट्रीशियन की आप बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो आप ज़बान सीखेंगे फुल टाइम, और उसमें बेसिकली उसका डिप्लोमा लेंगे, जो यहाँ का जो SFE यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, मतलब जो फॉरेनर्स के लिए जो बेसिकली स्वीडिश लैंग्वेज डिप्लोमा है। उसके बाद फिर आप फर्दर थोड़ी सी इंग्लिश जो अगला लेवल स्विच का पढ़ेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करेंगे। और इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा यहाँ पे कुछ जो हैं वो 2-3 साल वाले भी हैं, तब जाके आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। इसी तरह प्लम्बिंग का भी, इसी तरह कोई और जितने भी रिपेयरिंग का काम या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ बेसिकली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होती है। अगर मैंने घर रिपेयर करवाना है तो मैंने ऑथराइज़ बंदे को बुलाना है, अगर मैं किसी अनऑथराइज़ को बुलाऊँगा तो मेरा अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेगी, और वो कहेगी कि आपने क्यों एक ऐसे बंदे से काम करवाया जो कि ऑथराइज़ नहीं था। तो इस तरह यहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिक है, और इतनी आसानी से मतलब इन फील्डों में भी जॉब नहीं मिलती, यानी कि इन अदर वर्ड्स के 2-4 जो डिलीवरी और न्यूज़पेपर इस तरह की जॉब्स छोड़ के, या पैकिंग की जॉब्स वगैरह छोड़ के, हर जॉब में आपको ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी। IT में सिर्फ थोड़ा एक्सेप्शन है कि उसमें क्योंकि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिमांड हाई है IT के लोगों की और सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो इंग्लिश में भी ले लेंगे, मतलब वो शुरू में मतलब चल जाएगा उनका काम कि वो ठीक है चलो स्टार्टर है। और लेकिन इसके अलावा आपको हर जॉब में ज़बान की ज़रूरत है। और ये अलग बात है कि जो स्वीडन है वो यूरोप में
ख्याल से सेकंड मेरे ख्याल से यूके के बाद ही आता है मेरे ख्याल से, जो हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यानी कि यहाँ पे हर बंदे को, हर यंग जनरेशन जो बेसिकली हर जो टीनेज है या उसको स्कूल में उसने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होती है और वो ज़बान बोल सकता है ऑलमोस्ट, और अच्छी बोल सकता है। तो लेकिन इसके बावजूद भी जब काम की बारी आती है तो ये जो है वो काम हमेशा स्वीडिश में करवाते हैं। इनका मीडियम सेक्शन जो है वो इंग्लिश नहीं होता, वो स्वीडिश होता है।